नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। लगातार भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने राज्य की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी ली और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ पूरी मजबूती से खड़ी और किसी भी तरह की मदद में देरी नहीं की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहत कार्यों को लेकर केंद्र की पूरी तैयारी और सहयोग का भरोसा दिलाया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राज्य सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही और सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें फील्ड में तैनात हैं। तो वहीं राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मालदेवता क्षेत्र के केसरवाला में आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घरों और सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं बहुत सारे संपर्क मार्ग टूट गए और नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। हमारे सभी विभाग युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में लगे हुए हैं। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन बड़कोट में बीजेपी मंडल के ज्येष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के तहत बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने आपको बता रहे रखमल्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में साफ सफाई के साथ केक काटकर इस अवसर को खास बनाया। साथ ही वहां मौजूद मरीजों को फल भी वितरित किए गए। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। बीजेपी मंडल के सदस्यों ने कहा कि यह अवसर मुख्यमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का सुनहरा मौका है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है और पूरे उत्तराखंड में इसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और पूरे जितने भी उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं, उन पे स्वच्छता कार्यक्रम और माननीय पुष्कर धामी के जन्मदिन पर सबको फल वितरण कार्यक्रम किया गया। इस उपलक्ष्य पर मैं समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का 50वां जन्मदिन मनाया गया है और बड़कोट में भी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर हमने जन्मदिन मनाया। इसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर फल वितरित भी किया और सफाई का कार्यक्रम भी चलाया है। पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो वहीं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में इंडियन एआई समिट का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रमुख अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की गई। इंडियन एआई समिट में देश भर के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आयाम और इसके समाज और शिक्षा क्षेत्र पर प्रभावों पर विचार साझा कर रहे हैं। समिट का उद्देश्य युवाओं को नई तकनीक से जोड़ना और भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाना बताया गया है। विशेषज्ञों ने एआई के भविष्य और संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा की, ताकि देश के विकास और नवाचार में इसके प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। तो वहीं बीजेपी नेता अनीस गौड़ को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर लाठर देव शेख में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री, पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तो वहीं कानपुर में आपको बता दें, कार्यक्रम के दौरान कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि बीजेपी 2027 के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और अनीस गौड़ को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय इसी दिशा में उदाहरण है। तो वहीं आपको बताते चले 2027 चुनाव की तैयारियां तेज, और साथ ही इसको लेकर जो है आपको बताते चले कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास किया गया कार्यक्रम के दौरान। साथ ही आपको बताते चले 2027 चुनाव की तैयारियों को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके तहत आपको बताते चले अनीस गौड़ को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, जहां आपको बता दें फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा नियुक्त किया गया है, जिसके तहत आपको बताते चले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। वहीं लाठर देवता शेख में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और साथ ही आपको बताते चले बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2027 चुनाव की तैयारियों जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। अल्पसंख्यकों को जोड़ना का प्रयास जो है वो लगातार सरकार के तहत किया जा रहा है। शासन प्रशासन 2027 के चुनाव को लेकर तैयारियां जो है तेज कर दी है। का अपने प्रदेश के नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, अपने महामंत्री संगठन आदरणीय अजय कुमार जी का और अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने सभी नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो प्रदेश की दी है। मैं जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ प्रदेश ने और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व में इस पर विश्वास व्यक्त किया गया है, मैं आशा और अपेक्षा करता हूं और पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी आशा और अपेक्षाओं पर पूरी मेहनत करते हुए अपना संपूर्ण देते हुए उनकी आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। देखिए साहब, आज जो मौका है, हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है दुनिया की, और हमारी अकलियतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रदेश महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष छोटे भाई अनीस गौड़ की ताजपोशी हुई है और हम दिल से उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए आज उनके गांव में आए। मुझे बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, भाई अनीस गौड़ उनको धरातल पे लाएंगे और 13 के 13 जिलों में जहां अकलियतें बसती हैं, जहां अल्पसंख्यक निवासरत हैं, उनको सरकारी हर योजना का लाभ दिलाया जाएगा और मैं इनके भविष्य को लेकर के बहुत खुश हूं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जनपद के सहस्त्रधारा क्षेत्र अंतर्गत सेरा गांव के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और वहां मौजूद स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों से राहत और बचाव कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान की जाए
और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान की त्वरित समीक्षा भी की जाए। साथ ही मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने मंत्री की अतिवृष्टि से हुई क्षति की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित लोगों से संवाद कर राहत सामग्री और राहत सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले प्रभावितों को तुरंत सहायता दी जाएगी। जहां आपको बता दें कि प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर साथ ही हम लोगों से बातचीत के बाद अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। वहीं आपको बताते चले अधिकारियों संग मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया, साथ ही त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं देहरादून में अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून जनपद में सहस्त्रधारा क्षेत्र अंतर्गत सेरा गांव में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और वहां मौजूद स्थानीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों से राहत और बचाव कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि प्रभावित लोगों को तत्काल आवश्यकता और सहायता प्रदान की जाए। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान की त्वरित समीक्षा की जाए। मौके पर ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने मंत्री को अतिवृष्टि से हुई क्षति की जानकारी दी। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने प्रभावित लोगों से संवाद कर राहत सामग्री और सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में अतिवृष्टि प्रभावित कैबिनेट मंत्री ने जहां निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। एक बार 2011 में भी यहाँ पर आपदा आई थी। ठीक है, आज का दृश्य जो बहुत ही भयानक है। मैं एक एग्रीकल्चर की मीटिंग 10 बजे दिल्ली में होने वाली थी, उसके लिए दिल्ली जा रखा था। जैसे ही 5:30 बजे मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया, मैं वॉक के लिए निकल रहा था, उसमें सीधा मैंने गाड़ी और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। रास्ते भी प्रभावित होने हाल पूछे, पर अभी मेरी लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। जो हमारे कालीगाड़ में 26 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इस संकट की घड़ी में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां जिला अधिकारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। अवरुद्ध सड़कों और मार्गों को शीघ्र सुचारू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, अवरुद्ध मार्गों को जल्द सुचारू करने को लेकर ये बैठक की गई, जहां बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को नियम के तहत निर्देश भी दिए गए। राहत कार्यों को तेज और राहत बचाव कार्यों को तेज करने के इस बैठक के दौरान निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जहां अवरुद्ध सड़कों और मार्गों को शीघ्र सुचारू करने के भी निर्देश डीएम ने दिए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, आपदा से हुए क्षति का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जो हैं दिए गए। साथ ही डीएम ने तेज और जल्द मार्गों को सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं। आपदा क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, जहां अवरुद्ध मार्ग जल्द सुचारू होंगे, जिसके तहत एक बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं मुनिकेरती क्षेत्रांगत खारा स्रोत के पास भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित हो गया है। देर रात मलबा आने से कई वाहन फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने फंसे सभी वाहनों को सुरक्षित पार करवाया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी तिराहे से आगे एक बड़ा पेड़ गिर जाने के कारण सड़क बाधित हो गया। वहीं एसडीआरएफ और स्थानीय टीम ने पेड़ काटकर यातायात सुचारू किया। वहीं लेमन ट्री होटल के पास भी मलबा आने से रोड अवरुद्ध हो गया है। आज जेसीबी मशीन की जल्द से मार्ग को खोला जाएगा। वहीं साथ ही आपको बताते चले कि एसडीआरएफ टीम सभी संभावित खतरनाक स्थानों पर लगातार निगरानी बनाए हुए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। साथ ही आपको बताते चले, पेड़ गिरने से रोड अवरुद्ध, जिसके चलते आपको बताते चले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर तैनात है। साथ ही स्थानीय टीम पेड़ काटकर यातायात को सुचारू करने की तैयारियां भी कर रही है। तो वहीं आपको बताते चले, पीडब्ल्यूडी तिराहे से आगे एक बड़ा पेड़ गिर जाने के कारण सड़क बाधित हो गया था, जिसके चलते एसडीआरएफ और स्थानीय टीम पेड़ काटकर यातायात सुचारू किया। वहीं आपको बताते चले, एक होटल के पास भी मलबा आने से रोड अवरुद्ध हो गया है। जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग को खोला जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ टीम सभी संभावित खतरनाक स्थानों पर लगातार निगरानी बनाए हुए और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। साथ ही रास्ते को बहाल कर जल्द से जल्द बहाल कर लोगों को की परेशानियों को आपको बताते चले दूर करने के प्रयास भी लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें कर रही है। यातायात सुचारू करने की कार्यवाही जो है वो तेज हो गई है। तो वहीं देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड आपको बता दें डेंटल कॉलेज के पास स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में राहत और सुरक्षा उपाय तेज कर दिए हैं। क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत के लिए जल्द कार्य शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस मार्ग का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और प्रशासन के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करें। साथ ही आपको बताते चले, पुल टूटने से यातायात जो है बाधित हो गया है। वहीं हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय मार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है, जहां आपको बता दें वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में राहत और सुरक्षा उपाय तेज कर दिए हैं। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत के लिए जल्द आपको बता दें कार्य शुरू करने के योजना भी बनाई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों को यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस मार्ग का उपयोग करते समय सावधानी बरतें और प्रशासन के तहत जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करें।
साथ ही आपको बताते देहरादून हरिद्वार मार्ग पुल क्षतिग्रस्त, जिसके चलते आपको बताते चले लोगों से प्रशासन के तहत सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो वहीं देहरादून के DIT कॉलेज के पास स्थित ग्रीन वैली PG की एक दीवार गिरने से एक छात्र बह गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं SDRF टीम को सिटी कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जिसके बाद उपनिरीक्षक मनोज रावत के नेतृत्व में टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वहां जाकर टीम ने मृतक छात्र का शव बरामद किया और आगे की कार्यवाही के लिए जिला पुलिस को सौंप दिया। वहीं मृतक छात्र की पहचान कैफ अफजाल उम्र 20 साल के रूप में हुई है। तो वहीं दीवार गिरने से एक छात्र की मौत, PG की गिरे दीवार, जिसके चलते आपको बताते चले एक छात्र की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे SDRF की टीम ने शव को बरामद किया। तो वही खबर देहरादून से, जहां भारी बारिश के कारण देहरादून पोंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। पुलिस ने यातायात को पंडितवाड़ी और रागड़वाला तिराहे और सिंगनी वाला तिराहे से डाइवर्ट किया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले पुलिस ने किया रूट को डाइवर्ट। तो वही देहरादून विकासनगर मार्ग पर स्थित देवभूमि आपको इंस्टीट्यूट पौधा के आसपास भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस जल भराव में फंसे छात्रों को SDRF टीम के तहत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं SDRF अधिकारियों ने बताया कि बारिश और जल भराव के चलते छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। छात्रों को खतरे से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने और गैर जरूरी बाहर निकलने से बचने की अपील भी की है। इस क्षेत्र में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा के बादल फटने की घटना के बाद भारी बाढ़ आ गई। तेज बारिश और मलबे के कारण इलाके में कई कारें बह गई और कई वाहन मलबे में दब गए। प्रशासन के अनुसार इस आपदा में घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। तो वहीं NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। पहाड़ों से आए मलबे ने सड़कों को बंद कर दिया है और क्षेत्र में बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक है कि संचार सेवाएं ठप हो गई हैं और रेलवे लाइन का संपर्क बाधित हो गया है। इससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। वहीं आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास मार्ग बाधित हो गया। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने की घटनाओं के कारण यातायात धीमा हो गया है। स्थानीय प्रशासन और सड़क विभाग की टीम मौके पर स्थिति का जायजा ले रही है और मार्ग को सुरक्षित बनाने में प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं यात्रियों को सुरक्षित मार्ग से गुजरने और खतरे वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।
वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। मसूरी देहरादून मार्ग समेत कई सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। कोलू खेत और गलेकी पावर हाउस के पास सड़कें टूट गई हैं। वहीं आपको बता दें, झड़ी पानी शॉर्टकट रोड पर एक मकान में मलबा घुसने से 2 नेपाली नागरिक दब गए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। वहीं बिजली पानी की आपूर्ति बाधित है और लोग घरों में कैद हैं। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।